चलिए आज हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने नॉर्दर्न यूरोप तो पढ़ ही लिया सारा, साउदर्न यूरोप भी अच्छे से पढ़ लिया। आज हम वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप पढ़ेंगे। देखिए मैंने दोनों वर्ड एक साथ यूज़ कर लिए, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप। बुक के वाइज ये चैप्टर सेंट्रल यूरोप है, इजी करने के लिए मैं इसे सेंट्रल वेस्टर्न यूरोप कह देता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? देखिए अगर हम इस सेंट्रल यूरोप की लोकेशन को रीजनली रीजन वाइज लोकेट करने पर आ जाएं यूरोप के ऊपर, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का सिद्धांत, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के सिद्धांतों के मुताबिक ये एक तरह से वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं। अगर हम इन सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ को यूरोप जैसे भूखंड पे, एक ज्योग्राफिकल लैंड पे रीजनली लोकेट करने पर आ जाएं, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल के सिद्धांतों के मुताबिक ये वो वेस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज़ हैं। जैसे मेरे बच्चे ये वाली कौन कौन सी होंगी यार करणवीर, अपने दिमाग से बताना। आएंगे उस पर, पहले दो बड़ी कंट्रीज़ के नाम लिखते हैं, फ्रांस, जर्मनी। इसके अलावा वो बेनेलेक्स कंट्री, बेनेलेक्स BE से बेल्जियम, बेनेलेक्स यानी कि NE से नीदरलैंड, लक्स साबुन नहीं है बेटा, ये लग्जमबर्ग। ठीक है, लॉजिक से पांच कंट्रियों के नाम लिख दिया आपने और लोगों को भारतीय राज्यों के नाम याद नहीं होते हैं। ये चीजें आपकी स्मरण शक्ति को, योग्यता को, भूगोल से आपके प्रेम को बढ़ाती हैं। और ऐसे में कोई आपको ये कह दे कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद कर दो, तो 15 मिनट में तैयार कर दोगे, क्योंकि मैप के सारे बेसिक्स क्लियर हो गए ना। दैट्स इट। और दूसरी इनमें कौन सी कंट्रीज आती हैं बेटा? गुड बॉय। ये तो देखिए फ्रांस और जर्मनी दो बड़ी कंट्रीज कर ली हमने। ये देखिए बेनेलक्स हो गई, और दूसरी आ जाएंगी द अल्पाइन कंट्रीज, द अल्पाइन, नीचे जो अल्पाइन माउंटेन, और उसमें आ जाएगी स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। और इनके बीच में एक छोटी सी कंट्री आती है L से, दैट इज लिechtenstein, या जिसे आप लिechtenstein भी कहते हैं। ओके, लिechtenstein। आज भैया पहले इतना ही सुन लो, ये सुन लो, इतनी बात क्लियर। तो इनको पढ़ने जा रहे हैं हम। बड़ा अद्भुत रीजन है ये सेंट्रल वेस्टर्न यूरोप। इससे अलग हम पढ़ेंगे ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटेन को अलग ही पढ़ेंगे एकदम। लेकिन आज एक बड़ा रीजन कवर होने जा रहा है। मैंने इसे जब बड़ा कहा रंजीत, तो लॉजिक से बताओ किन कारणों से बड़ा कहा होगा, अंदाज से बताओ। एक बड़ा रीजन कवर होने जा रहा है, मतलब क्या बड़ा? एरिया वाइज ये कह रहे हैं बड़ा हो रहा है। एरिया वाइज अगर ये बड़ा बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक फैक्ट आपके सामने रख देते हैं फिर, कि फ्रांस एरिया वाइज यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फ्रांस एरिया वाइज यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और कृपया मुझे उत्तर दीजिए कि सबसे लार्जेस्ट कौन है? थोड़े ही दिन पहले बता के हटा था, हैं? सबसे स्वीडन। बहुत गलत आंसर किया, क्योंकि उस दिन ही बताया था कि 4th लार्जेस्ट है स्वीडन। 4th नॉर्दर्न यूरोप में सबसे लार्जेस्ट थी, लेकिन 4th लार्जेस्ट, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया के समान है। यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। तो लार्जेस्ट कौन सी है? जिसके कि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। ये कब पढ़ेंगे हम मनसीरत? ईस्टर्न यूरोप में। तो अब हम पढ़ रहे हैं एरिया वाइज फ्रांस, तो
इन कंट्रीज में फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये पूरा ब्लॉक फिर एरिया वाइज तो बड़ा ही है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक है, वो तो बहुत ही बड़ा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो पूरे यूरोप को अगर ले लें तो ईस्टर्न यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में फिर ये वेस्टर्न यूरोप कहलाता है। ईस्टर्न यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हम जो वेस्टर्न यूरोप वर्ड यूज करते हैं, हम इसी रीजन की बात कर रहे होते हैं। ओके, तो ये एरिया वाइज चलिए यूनिक बता दिया इन्होंने। और जब मैं कहता हूँ ये एक बड़ा रीजन है तो किन कारणों से बड़ा हो सकता है? हाँ दोबारा बताइए। इकोनॉमी, द गुड आंसर। लॉजिक से चीजें रट्टा ना मारिए, लॉजिक से करिए। इकोनॉमी वाइज तो यहां पर इसका आंसर है कि ये पूरे यूरोप का इकोनॉमिक कोर है। ये पूरे यूरोप का इकोनॉमिक कोर है और ये वर्ल्ड के इकोनॉमिक सेंटर का, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी एक सेंटर है। वन ऑफ द सेंटर्स में से एक सेंटर ये भी है। यूरोप का तो ये इकोनॉमिक कोर है ही है, पूरे ग्लोब के भी बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में से ये एक सेंटर है। इट इज द इकोनॉमिक कोर दीज कंट्रीज। दूसरा, किसी ने यहां पर एक शब्द अभी बोला था, पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज यहां पर लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्रीज आती है यूरोप की, और लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री में आती है जर्मनी। जर्मनी जिसकी की जनसंख्या लगभग 8.5 करोड़ है। 8.5 करोड़ की जनसंख्या लिए बैठी हुई है जर्मनी। इस आधार पर जर्मनी लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। और सेकंड फैक्ट जर्मनी का, ये लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की। लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री भी है। और थर्ड फैक्ट, ये यूरोप वाइज जीडीपी में भी हाईएस्ट है। ये विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों का अंग है। ये हमेशा टॉप 5 में रहती है जर्मनी पूरे विश्व में। यूएस, चाइना, जर्मनी, भारत, फ्रांस, ये बड़ी श्रेणी का हिस्सा है। ओके, ये खासियत है इसकी। लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप में, जीडीपी वाइज भी हाईएस्ट है यूरोप में, पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट है यूरोप में, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट फ्रांस है। और ये दोनों फ्रांस और जर्मनी मिलकर कितना बड़ा ब्लॉक बनाते होंगे, इमेजिन करिए। और ये ओवरऑल इकोनॉमिक कोर है यूरोप का, जिस रीजन को हम पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब इस रीजन से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं, बातों को समझते हैं। जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो ये हर चीज का मिश्रण है। हर चीज का मिश्रण है। मिश्रण के तहत मतलब कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जाना जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेल्ट के रूप में। और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेल्ट है किसके इर्द गिर्द, इसे समझना है। फैक्ट की तरह रट्टे मारना छोड़ दीजिए प्लीज। गीत की तरह, संगीत की तरह, कविताओं की तरह चीज़ों को समझना शुरू करिए। चीज़ों से प्रेम होने लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर है तो किसके इर्द गिर्द बुना गया है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर? इमेज के वाया आपको दिखाते हैं। आपके लिए हर चीज़ की इमेज लेके आए हैं। ओके, सब कुछ आपको इमेज में दिखाया जाएगा। सबसे पहली इमेज पर आपको ध्यान देना है। बेटा ध्यान देना, थोड़ा ऐसे हो जाना है, निकल जाना है पाकिस्तान की तरफ, कोई चक्कर नहीं। चलो देखिए, इमेज वाइज देखिए। यहाँ आ जाओ यार, यहाँ आ जाओ ना यार। जब दोस्त ने कह दिया तो बात मान लेनी है। अब यहाँ ला सकता हूँ। देखिए ये राइन रिवर है। व्हाट अ ब्यूटी। आप कहेंगे व्हाई इट इज़ ब्यूटी। बेटा नदियाँ हैं तो खूबसूरत ही हैं। वैदिक लोगों से पूछना नदियाँ क्या होती हैं, तुमको बता देंगे। कल तुम लोगों को भारत एक खोज का एक एपिसोड भी भेजा था, नोटिस किया होगा। सारा एपिसोड म्यूजिकल था, देखोगे फिर नोटिस होगा। तो यहाँ से देखिए, स्विट्जरलैंड में सोर्स है राइन का।
कहाँ सोर्स है रंजीत? स्विट्जरलैंड। सुनने में बड़े कैपेबल हैं ये, सुन बहुत, देख मेरे मुंह की तरफ रहते लेकिन सुनी सुनाई बात सुना देते हैं बड़ा। स्विट्जरलैंड यहाँ से ओरिजिन होके पहले, लॉजिक से समझिए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में खूबसूरत बॉर्डर बनाती हैं ये। बस ऐसे ऐसे सवाल मैच द कॉलम में आंसर कर देने हैं। ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड के बीच में बॉर्डर कौन बना रही है? राइन। फिर यहां पर नोटिस करिए ध्यान से, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बना रही है राइन, सॉरी स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बना रही है राइन। पहले स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में बॉर्डर, फिर स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच में बॉर्डर, और अब देखिए क्या सीधी ऊपर चढ़ रही है नॉर्थवर्ड, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाते ऊपर जा रही है। ये देखिए बॉर्डर बनाते ऊपर जा रही है। ये पूरा लंबा नेचुरल बॉर्डर है फ्रांस का और जर्मनी का, ये राइन रिवर बनाती है। और इसी राइन रिवर पर, बुक में गलत लिख दी है लाइन वेस्टर्न फ्रांस, आप उसे करेक्ट कर लेना ईस्टर्न फ्रांस। तो इसी ही राइन नदी पर ईस्टर्न में कह ले तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फ्रांस के ये स्ट्रासबर्ग आता है। राइन नदी पे कौन आता है? स्ट्रासबर्ग। एंड द स्ट्रासबर्ग इज फेमस एज अ पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इसी स्ट्रासबर्ग में क्या है? यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। तो यूरोपियन यूनियन का अपना जो पार्लियामेंट है वो कहाँ है? स्ट्रासबर्ग। बस 4 जगह हैं और मैच द कॉलम। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके दफ्तरों को रटने बैठते हैं तब भी समस्या आती है। अगर हम लॉजिक से नीदरलैंड पढ़ें और उसमें क्या क्या खास है उसको समझेंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा कि वहां पर एक जगह है हेग, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दफ्तर है, लॉजिक से। और हेग नीदरलैंड की पॉलिटिकल सीट भी है। ओके, दिमाग, घबराना नहीं, HAGUE, हेग। ओके, ये समझ में क्या बदल गया यार, दोबारा ले आऊंगा, वो भी उसी का ही था। इतना समझ में आया? स्ट्रासबर्ग के बारे में क्लियर हुआ? करणवीर, स्ट्रासबर्ग के बाद जरा नोटिस करें इसे, फ्रांस का बॉर्डर तो ये रह गया, ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, ये बीच में लैंडलॉक्ड लग्जमबर्ग है। बस 4 मुल्क और एक आइडेंटिफाई करना है कि लैंडलॉक्ड कौन सा है, लग्जमबर्ग। ये अभी 2-3 साल पहले यूपीएससी का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी का किनारा नहीं छूती। बस वो 4 वहीं की कंट्रियां थी, इसमें से एक लैंडलॉक्ड थी, उसका आंसर करना था। फिर लगेंगे पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी को रटने। लॉजिकल, जहां जैसे यहां पे हमें स्पष्ट क्लियर हो रहा है, ये फ्रांस, इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम, ये फ्रांस और ये रहा जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच बॉर्डर बनाती हुई अब ये राइन सीधी जर्मनी में ही फ्लो कर रही। अब आप ग्रोसली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में कैसे फंसते हैं वो फिर आपको फंसा लेंगे। राइन नदी लग्जमबर्ग से फ्लो करती है, राइन नदी बेल्जियम से फ्लो करती है, आप कहेंगे है तो वहीं पर था। यूपीएससी और कुछ नहीं, बस आपकी वो नब्ज पकड़ता है जहां पर आप थोड़े डाउटफुल हैं, क्योंकि जब कंट्री चलानी है तो डाउट्स नहीं रह सकते। बिल्कुल डाउटलेस आदमी ही निर्णय लेगा। इसके लिए वो पकड़ते हैं कि जो उनको पता है कि जिस मामले में आप इग्नोरेंट रहे हैं, और इग्नोरेंट आप कैसे रहे हैं? ऐसे बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, कई बारी तो कई लोग इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं देखते कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है, और ऐसा मान लेते हैं राइन यहीं से तो गुजरती है। ऑल आर करेक्ट, ऑल 1 2 3 4 करेक्ट। मैंने उस दिन बताया था कि यूपीएससी सत्य की तलाश करता है, और सत्य क्या है? बादल, रेत, पेड़ पौधे, तूफान को छांट के जो डिस्कवर हो जाता है वो सत्य, और ज्ञान ही उसे तलाश छांट सकता है। ओके, तो घर में जब ऐसे पढ़ने बैठोगे समय तो कहाँ बीत जाता है पता ही लगता। कई बच्चे कहते हैं कि सर 2 आवर्स के स्टडी मॉड्यूल के बाद थक जाते हैं, भाई घंटों घंटों बेड पे लेटे बीत जाते हैं ये सब पढ़ते हुए, ढूंढते हुए। अब पूरी तरह से राइन जर्मनी में ही फ्लो कर रही है और सीधी एंटर हुई, देखिए एकदम एंट्री सीधी नीदरलैंड, और वहां पर जा करके देखिए ऐसे घुस गई जा करके समुद्र में। और यहाँ पर रॉटरडैम का बंदरगाह, द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ नीदरलैंड एंड यूरोप, द रॉटरडैम, ROTTERDAM, रॉटरडैम।
राइन नदी के ऊपर, एक तरह से नीदरलैंड की रीढ़ की हड्डी। बंदरगाह पता लग गया, नदी पता लग गई, गेम क्लियर। तो इस जरा अभी हड़बड़ाना नहीं है, अभी तो कहानी अभी शुरू हुई है। ये राइन नदी जब यहाँ जर्मनी से गुजर रही है ना, तो अब हमने इस स्ट्रेच को नोटिस करना है, जर्मनी के इस स्ट्रेच को। तो हम जब यूरोपियन सेंट्रल वेस्टर्न यूरोप रीजन को पढ़ते हैं, उसमें हम जब ये समझते हैं कि इकोनॉमिक कोर है यूरोप का और वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर्स में से एक महत्वपूर्ण सेंटर है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान आता है राइन नदी की वैली। और राइन नदी की वैली है राइन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, और उसमें ये सब जगहों के नाम है, जिसमें से स्ट्रासबर्ग इंपॉर्टेंट था और वो फ्रांस में है, और वहाँ पर है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट। ये सब फैक्ट हमारे दिमाग में बैठ गए। अब यहाँ पर एक एंट्री करता है दूसरा रीजन। जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट रीजन था कलोग्ने, राइन नदी में हमने देखा। अब हम यहाँ पर आपको दूसरा रीजन एंटर करा के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, ये महत्वपूर्ण था। आइए अब हमें क्या नजर आया, राइन नदी ऊपर चढ़ रही है। राइन नदी ऊपर चढ़ते चढ़ते चली गई सीधी नीदरलैंड में। लेकिन राइन जब ऊपर चढ़ रही है तो यहाँ पर नोटिस करिए, राइन के यहाँ जर्मनी में एक पॉइंट बन रहा है, दैट इज मैनहेम। मैनहेम। और दूसरी तरफ ऊपर देखिए फ्रैंकफर्ट। तो राइन नदी से आके दो नदियां मिल रही हैं। नीचे की नदी है रुर, नीचे की नदी का नाम क्या है, रुर, RUHR, और ऊपर की नदी है लिपे। अब दूसरे मैप के वाया इस चीज को नोटिस करिए, ये देखिए, दिस इज द रुर रिवर, दिस इज द लिपे रिवर। दोनों रिवर आकर के राइन रिवर के साथ मैच कर रही हैं, और रुर रिवर का जहां पर राइन के साथ मैच हो रहा है, यहां पर है ड्यूसबर्ग। क्लियर। जिस तरह से फ्रांस में दक्षिणी हिस्से में लियोन महत्वपूर्ण है हाईटेक इंडस्ट्री के लिए, लियोन भी एक रिवर के ऊपर आता है, और वो है रोन। जैसे राइन है वैसे रोन है, हम वो भी पढ़ेंगे। इसी तरह से जर्मनी में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ड्यूसबर्ग, और ये किस किस नदी के मिलान पर आता है? हाँ पलक, ये किन किन नदियों के मिलान पे आता है? राइन और रुर, राइन और रुर। क्लियर। देखिए ये रुर रिवर, ये लिपे रिवर, और ये इनके बीच का दोआब इलाका, और ये राइन नदी है, और ये रुर आकर के यहाँ पर मैच कर रही है, यहाँ पे ड्यूसबर्ग है। उसके नीचे ही थोड़ी नीचे डसेल्डॉर्फ है, डसेल्डॉर्फ। ये 2 से 4 इंपॉर्टेंट जर्मन इंडस्ट्रियल रीजन हैं, इनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं, बस आपको याद रखना है। और इसके नीचे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नीचे से एक रिवर आ रही है, नीचे से, दैट इज नेकर। इसके और राइन के कॉम्बिनेशन पर मैनहेम है। ओके। अब हमने जब इसको नोटिस किया, ये जर्मनी का एनलार्ज मैप है, ये पूरा जर्मनी का, मोबाइल के ऊपर भी अगर एक मैप होता जर्मनी का पूरा, तो ये इसका पश्चिमी क्षेत्र है। इट इज द वेस्टर्न रीजन ऑफ द जर्मनी। सो वेस्टर्न रीजन ऑफ द जर्मनी इज द रिसोर्स रिच रीजन, जिसमें राइन नदी फ्लो करती है, नेकर नदी आके जुड़ती है, रुर जुड़ती है, लिपे नदी जुड़ती है। जहां रुर नदी जुड़ती है वहां पर ड्यूसबर्ग नाम का शहर बनता है। इस रीजन में कोल और आयरन और रिजर्व्स मिलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कोल के रिजर्व्स हैं। क्लियर हुई इतनी कहानी? कोई डाउट? उसके बाद ये नीदरलैंड में एंटर कर गई और वहां पर रॉटरडैम का बंदरगाह बन गया। इसके फ्लो में किसी को कोई डाउट? इसके अलावा एक और चीज़ है, जब ये मैप आपको दिखाया जाता है, जब मैं आपको भेज भी दूंगा, आप नोटिस करिएगा, इस तरह से रुर नदी जब राइन नदी जब उठी थी तो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में बॉर्डर बनाया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बॉर्डर बनाया। यहाँ पर एक शहर नज़र आ रहा है जो कि स्विट्जरलैंड में है, जो कि बेसल है। और बेसल क्या है? बेसल, हाँ बेसल कन्वेंशन है, ठीक है। बेसल किसके लिए जाना जाता है महत्वपूर्ण? हाँ क्या है वो? देखिए वर्ल्ड लेवल पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सिस्टम है वो बेसल में स्थापित है। ओके।
सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंक्स ये बेसल में स्थापित हैं। क्लियर? बेसल कहाँ है? किस नदी पे है? बस ये मैच द कॉलम, बेसल को राइन से मैच कर देना। 4 नदियां, 4 महत्वपूर्ण स्थान आपको मैच कर देने हैं, भूलना नहीं है। और वो इतने का महत्वपूर्ण होंगे कि आपको दुनिया की एक एक नदी निकाल के रट्टा नहीं मारना, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए बेसल भी क्लियर, स्ट्रेसबर्ग भी क्लियर, मैनहेम भी क्लियर, ड्यूसबर्ग भी क्लियर। ये रीजन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, जैसे कि कोलोग्ने और बॉन, वैसे ये भी रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अलावा एक बार सिर्फ और सिर्फ अब पूरी जर्मनी को इमेजिन करें, आपके लिए ये भी मैप निकाल दिया गया है। इमेजिन द होल जर्मनी। नाउ दिस इज ओनली द जर्मनी, नोटिस इट। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो ये हो गया। इस हिसाब से अगर देखें तो ये सेंटर हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये लिप्पे और रुर का इलाका, ये सारा दिस रीजन, राइन लिप्पे रुर, इसको जोड़ दीजिए। दिस इज द रिसोर्स एंड रिच एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया ऑफ द जर्मनी। तो ये जर्मनी पूरे का क्या हुआ? वेस्ट। ठीक है, अगर जर्मनी पूरी इतनी है टिप से बॉटम तक, तो ये उसका वेस्ट हुआ। क्लियर? तो ये 3 मैप आपके समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और हमें अब ये इन तीनों मैप्स के वाया क्लियर हो गया। तो जब हम इस रीजन को डिस्कस करते हैं यूरोप के, तो इन महत्वपूर्ण शहरों के जिक्र आते हैं, इन कंट्रीज़ के जिक्र आते हैं। आई बात समझ में? आपके सामने जिक्र बेल्जियम का आएगा, और जब बेल्जियम की बात होगी तो वो दीजिए मार्कर, कहाँ चला गया? ब्रुसेल्स की तो बात होगी, लेकिन इसके साथ बात होगी एंटवर्प। अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ बेल्जियम। इसके साथ बात होगी द घेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ बेल्जियम। सो दीज पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूरोप। और ये कहाँ है? द सेंट्रल यूरोप, जिसे हम पुकार रहे हैं इस समय में वेस्टर्न यूरोप की फॉर्म में। एंटवर्प अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि इसे हम पूरे के पूरे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड ट्रेड वाइज सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्ट कह करके पुकारते हैं, व्यापार के कारण से एंटवर्प इतना महत्वपूर्ण है। और ये बेल्जियम में है। तो बेल्जियम की इकोनॉमी ब्रुसेल्स, एंटवर्प इनके आसपास घूमती है, घेंट इनके आसपास घूमती। इसके अलावा जब हम नीदरलैंड्स की बात करते हैं तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जो कि वर्ल्ड में ओल्डेस्ट शेयर बाजार के लिए जाना जाता है, दैट इज द एम्स्टरडैम। द एम्स्टरडैम। नीदरलैंड को पहले होलैंड कह के पुकारा जाता था, अब हम उसे नीदरलैंड कह के पुकारते हैं, तो एम्स्टरडैम। और दूसरी चीज़ नीदरलैंड की मशहूर है, दैट इज़ द हेग। मैंने आपको भी बताया, जो कि इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है, जैसे कि वहाँ पर स्थापित है इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का दफ्तर। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के चाहे वो एम्स्टरडैम है, चाहे हेग, चाहे वो ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्थापित है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का हेडक्वार्टर। चाहे वो ब्रुसेल्स है, चाहे एंटवर्प एज अ बंदरगाह, और चाहे ही वो रॉटरडैम, चाहे वो फ्रांस का स्ट्रासबर्ग है, और चाहे वो जर्मनी का ड्यूसबर्ग, ये दोनों महत्वपूर्ण है। मैनहेम, म्यूनिक, ये ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ये राइन नदी का इलाका, वो रुर का और लिप्पे नदी का एरिया, और चाहे ही वो ये फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र का लियोन है जो कि हाईटेक इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, और चाहे ही हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अव्वल है, और चाहे ही हम बात ऑस्ट्रिया की करें जो कल्चरल और हेरिटेज डेवलपमेंट में अव्वल है। तो ये कल्चर हेरिटेज, ये बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिसोर्स रिच एरियाज़, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह,
ये महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सेंटर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस, तो ये सारा का सारा इलाका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये सारा का सारा सेंट्रल यूरोप या जैसे आप वेस्टर्न यूरोप कह रहे हैं, ये अपनी इन बहुत ही रिच येट बहुत ही डाइवर्स सेक्टर में काम कर रहे मुल्क और शहरों के कारण एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में बिहेव करता है। ये सब आपस में जुड़े हैं, ये इनके विकास का कारण है। तो इनकी डेवलपमेंट का रीज़न इनकी आपस में इस कनेक्टिविटी को आप मान सकते हैं। ओके, आज जिस कनेक्टिविटी को, यूनिफिकेशन को हम बहुत सहज समझ रहे हैं, एक समय में ये संभव नहीं था। उसका कारण था वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान दो खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे। इम्पॉर्टेंटली इसी रीजन से आते हैं, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, दोनों घोर विरोधी रहे हैं पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। यही कारण है, आपको कुछ बातें समझें, इनका विरोध कितना ज़बरदस्त होगा। देखिए, जो फ्रांस है ना, फ्रांस, आप में से जो पेट होते हैं, कुत्ते पेट कहते हैं लोग, पालतू जानवर, पेट रखने का शौक़ बहुतों का होगा, काफ़ी लोग रखते होंगे। अमूमन उनका नाम जिन जगहों से वो होते हैं वहाँ से होता है। ये एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे जर्मन शेफर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है कि नहीं? ये मैंने क्यों कहा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, फ्रांस का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, ये वाला, और ये तो स्पेन दिखा रहा हूँ, फ्रांस का ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, ये वाला, यानी कि जो जर्मनी से यहाँ से टच कर रहा है। ओके, देखिए, इस रीजन को हम एल्सेस एंड लॉरेन नाम से भी जानते हैं। दिस इज एल्सेस लॉरेन एरिया। ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इट इज़ अ रिसोर्स रिच एरिया। एल्सेस लॉरेन एरिया, इट इज़ रिसोर्स रिच एरिया। और आपको बता दूं, फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी इतनी ज़बरदस्त है उस समय की, अब तो नहीं, उस समय की, कि क्योंकि जर्मन शेफर्ड उस कुत्ते का नाम है, तो वही कुत्ते का नाम फ्रांस के इलाके के नाम पर रखा जाएगा, एल्सेस के नाम पर, दैट इज़ अल्सेशियन। तो आप कभी कंफ्यूज ना करिएगा कि अल्सेशियन अलग होते हैं और जर्मन शेफर्ड अलग। जर्मन शेफर्ड ही कुत्ता गाड़ी से उतरेगा, लेकिन कहने वाला उसे अल्सेशियन कहेगा। आई बात समझ में? देखिए, आजकल इंस्टाग्राम खोलते हुए एक अजीब सी घटना होती है। जब उसे खोलते हैं तो दो डब्बे बने आते हैं कि ब्रिटिश यूके इंग्लिश में ये खुलने में दिक्कत कर रहा है, यूएस इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगा। जो तो पॉलिटिक्स जानते हैं कि अब वो चाहते हैं कि क्योंकि अमेरिका में बेस्ड है, कंपनी है मेटा, तो वो चाहते हैं कि भाई यूएस इंग्लिश में ही क्लिक कर दें लोग, क्यों अभी भी यूके को चुनते हैं। तो वो तो फटाफट कहेंगे चलाना है, क्योंकि आग सी मची होती है, तो वो तो फटाफट यूएस पे क्लिक करेंगे और चला लेंगे। लेकिन मेरी यकीन मानिए, एक बारी एग्जिट करके या कैंसिल करके आगे बढ़िए, वो खुल जाता है यूके इंग्लिश। तो कुल मिलाकर के एक होड़ रहती है हर चीज़ को अपनी पोजेशन बताना। तो अब उस कुत्ते को जर्मन शेफर्ड हम क्यों कहें? युद्ध में लगा हुआ एक धड़ा ये कहता है, जो फ्रांस वाला धड़ा है, क्यों कहेंगे? जर्मन वर्ड से इशू है, हिटलर के शासनकाल से इशू है, तो नाम डाल दिया अल्सेशियन, इलाकों के नाम से नाम। अब आप गए बाजार में, पैसा दिया अल्सेशियन लेने का, दे दिया उसने जर्मन शेफर्ड, तो आप तो लड़ने लगेंगे भाई। और कुछ भी नहीं है, वो वही है। बस ये वर्ल्ड वार 1 का नतीजा है कि बेचारा दो नामों से जाना जाता है। उसे शिकार ना बनाए वर्ल्ड वार का, कुत्ता सेम है। कुत्ते के दीवानों के लिए ये जानकारी थी। ओके, क्लियर? ये एल्सेस लॉरेन एरिया जर्मनी के काबू में था, ये जर्मनी के कंट्रोल में था, क्योंकि जर्मनी तेजी से खुद को बढ़ा रहा था। वर्ल्ड वार 1 के पहले तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 1918 में फिर जर्मनी ने ये वर्ल्ड वार 1 कंक्लूड होना था, ख़त्म होना था, तो 1918 में ये इलाका फ्रांस को चला गया। और जैसे ही ये इलाका फ्रांस के पास गया, एल्सेस लॉरेन एरिया, जर्मनी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके अब तक के कोल सप्लाई, आयरन और सप्लाई तो इस रीजन से फुलफिल हो जाती थी, लेकिन अब जर्मनी करे तो करे क्या? तो अल्टीमेटली एनरिचमेंट स्टार्ट हुई
द रुर एरिया की। तो रुर एरिया की एनरिचमेंट बिगिन हुई और रुर एरिया एक समय में प्रोमिनेंट कोल, द बिटुमिनस कोल, द बिटुमिनस वेराइटी ऑफ कोल और आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध हुआ। और वर्ल्ड वार वन में क्योंकि जर्मनी हारा, इसलिए जो शक्तियां जीती, जैसे एक तरफ ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए भी उनके साथ था, जो ये शक्तियां जीती इन्होंने हारे हुए लोगों पर, हारी हुई शक्तियों पर जैसे कि जर्मनी, उन पर यह प्रतिबंध लगाया कि, प्रतिबद्ध लगाया कि आपको रिपेयर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इन्हें वॉर रेपरेशंस कहते हैं। ऐसे में जर्मनी पर बहुत हैवी वॉर रेपरेशंस लगा दी गई। जर्मनी जब उन वॉर रेपरेशंस को पे करने में असफल रह रहा था तो 1923-24 के अराउंड फ्रांस ने रेपरेशन चार्जेस ना देने के कारण जर्मनी का वेस्टर्न एरिया यानी कि द रुर एरिया कब्जा लिया। आपको रुर एरिया का महत्व बताने के लिए ये कहानी सुनाई कि आप इसे याद रखिएगा कि ये रुर एरिया जर्मनी का जब कंट्रोल में ले लिया फ्रांस ने, जर्मन के लोगों ने पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट की और उस पैसिव रेजिस्टेंस के तहत फिर यहाँ की इंडस्ट्रीज़ में काम धाम ठप्प कर दिया उन्होंने। तो जर्मनी की इंडस्ट्रियाँ ठप्प पड़ गई थी। यही कारण था कि जर्मनी में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी इतनी गिर गई थी कि उनके देश में बेअंत महंगाई आई, करेंसी की वैल्यू ब्लीड कर गई थी क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रही थी। और ऐसे में यह कहानी मशहूर है कि एक बग्गी पैसों की भर करके देके जाएं, उस समय में जर्मनी की करेंसी थी द मार्क, तो एक बग्गी पैसों की भर के ले